तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ज्यादातर मानकों के अनुसार मानवता द्वारा अब तक बनाया गया सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। यह पृथ्वी से 10 लाख मील दूर दूसरे लैग्रेंज बिंदु पर है। इंफ्रारेड ब्रह्मांड में झांकता है 6.5 मीटर चौड़े सोने की परत वाले बेरिलियम शीशे के साथ। ट्रंप को यह बहुत पसंद आता। इसकी लागत करीब 10 अरब डॉलर थी। इसे डिजाइन और बनाने में दशकों लग गए और इसने पहले ही हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया है। सबसे प्रारंभिक आकाश गंगाओं से लेकर दूरस्थ एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल तक। लेकिन बात यह है, खत्म। अटाकामा रेगिस्तान। उत्तरी चिली में इंजीनियर एक ऐसा टेलीस्कोप बना रहे हैं जो कई मामलों में JWST से बेहतर होगा। यह है जाइंट मैगेलन टेलीस्कोप और जब यह बनकर तैयार हो जाएगा, संभवतः 2030 के दशक की शुरुआत में नहीं, इसकी रिजॉल्विंग पावर हबल स्पेस टेलीस्कोप से लगभग 10 गुना अधिक होगी और जेम्स वेब टेलीस्कोप से लगभग 4 गुना अधिक स्पेशियल रेजोल्यूशन होगी। कुछ विशेष तरंग दैर्घ्य पर इसका प्राइमरी मिरर 25.4 मीटर तक फैला हुआ है, यानी लगभग 368 वर्ग मीटर की रोशनी इकट्ठा करने वाली सतह, जो लगभग एक बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर है, मानो पूरा कोर्ट कांच से बना हो। ये एक नहीं, 7 शीशे हैं। ये सबसे बड़े टेलीस्कोप शीशों में से 7 है। हर एक 8.4 मीटर व्यास का है। फूल की पंखुड़ी जैसा सजाया और नैनोमीटर स्तर तक पॉलिश किया गया है। पूरा सिस्टम एक घूमने वाले घेरे के अंदर बैठता है जिसकी ऊंचाई लगभग 65 मीटर है और यह एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है जिसे इंजीनियरों ने सचमुच समतल कर दिया ताकि इसके लिए जगह बनाई जा सके। टेलीस्कोप का माउंट 2100 टन का है। इसकी लागत करीब 2.5 अरब डॉलर है, जिसमें 7 देशों ने फंडिंग की है और उन शीशों में से हर एक को बनाने में 4 साल लगते हैं, जो एरिजोना के एक फुटबॉल स्टेडियम के नीचे छिपी एक प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। यह अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक उपकरणों में से एक है। यह पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल में बायोसिग्नेचर खोजने और ब्रह्मांड की शुरुआती संरचनाएं समझने के लिए बनाया गया है और ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए जिन्हें जेम्स वेब भी छू नहीं सकता। जब से गैलीलियो ने 1609 में पहली बार एक साधारण दूरबीन से चांद की ओर देखा, तब से खगोल शास्त्र का इतिहास एक काफी स्थिर पैटर्न का पालन करता आया है। आप एक और बड़ा टेलीस्कोप बनाते हैं, आप ऐसी चीजें देखते हैं जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, हमारे ब्रह्मांड की समझ में क्रांति लाते हैं और फिर आप एक और भी बड़ा टेलीस्कोप बनाने की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप ने हर 40 से 50 साल में अपनी अपर्चर को लगभग दोगुना किया है और हर पीढ़ी ने ऐसे परिघटनाएं खोजे हैं जिनकी पिछली पीढ़ी कल्पना भी नहीं कर सकती थी, जैसे बृहस्पति के चंद्रमा से लेकर ब्रह्मांड के विस्तार तक। यह काफी प्रभावशाली है ना? लेकिन 20वीं सदी के अंत तक जमीन पर मौजूद खगोल शास्त्री एक तरह की दीवार से टकराने लगे थे। समस्या थी वायुमंडल। पृथ्वी की अशांत हवा तारों की रोशनी को मोड़ती और विकृत करती है, जिससे तारे टिमटिमाते हैं। जब आप उन्हें अपने घर के आंगन से देखते हैं तो आप जानते हैं कि वह टिमटिमाना सुंदर हो सकता है, लेकिन खगोल शास्त्रियों के लिए जो दूर की आकाश गंगाओं में बारीक विवरण देखने या किसी एक्सोप्लैनेट की हल्की चमक को उसके मूल तारे से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, यह काफी परेशानी वाली बात है। चाहे आपका दर्पण कितना भी बड़ा हो, वायुमंडलीय अशांति आपकी देखने की क्षमता को सीमित कर देती है और यही वजह है कि अंतरिक्ष दूरबीनें अस्तित्व में आई। 1990 में लॉन्च हबल वायुमंडल के ऊपर है, जिससे बिना टिमटिमाहट व विकृति के स्पष्ट तस्वीरें मिलती हैं, जिससे ब्रह्मांड विज्ञान बदल गया। जेम्स वेब ने पृथ्वी से 10 लाख मील दूर अवरक्त तरंगों का अवलोकन किया ताकि यहाँ की गर्मी या हवा से हस्तक्षेप न हो। संदेश साफ था, अगर आप ब्रह्मांड का बेहतरीन नजारा चाहते हैं तो जमीन छोड़नी होगी। लेकिन बात यह है कि अंतरिक्ष दूरबीनें बेहद महंगी होती है और इन्हें ठीक करना भी बहुत मुश्किल होता है। यह 1 मिलियन मील दूर है और एक बार लॉन्च करने पर आप उन्हीं उपकरणों तक सीमित रहते हैं। इसके विपरीत जमीन पर लगी दूरबीनों को दशकों तक अपग्रेड, मेंटेन और बढ़ाया जा सकता है और 1990 और 2000 के दशक में एक नई तकनीक ने पूरे गणित को बदलना शुरू कर दिया, जिसे एडेप्टिव ऑप्टिक्स कहा जाता है। यह सिस्टम वास्तविक समय में वायुमंडलीय विकृति मापते और ठीक करते हैं। टेलीस्कोप के शीशे को हर सेकंड हजारों बार मोड़कर हवा से हुए नुकसान को सुधारते हैं। अब जमीन के टेलीस्कोप भी अंतरिक्ष वाले टेलीस्कोप जितने स्पष्टता हो सकते थे, जबकि उनके दर्पण कक्षा में भेजे जा सकने वाले दर्पणों से बड़े थे। इस एहसास से दुनिया भर में खगोलविदों ने एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप
या ईएलटी बनाने की दौड़ शुरू कर दी। उन्होंने वाकई उस नाम के साथ बिल्कुल सटीक नाम रखा है ना। यूरोप ने एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप की योजना शुरू की, जो अटाकामा रेगिस्तान में बन रहा 39 मीटर का विशाल टेलीस्कोप है। अमेरिका, कनाडा, भारत और जापान के संस्थानों ने मौना किया। हवाई में 30 मीटर टेलीस्कोप और एक अन्य अमेरिकी व अंतर्राष्ट्रीय समूह ने चिली में जायंट मैगेलन टेलीस्कोप परियोजना शुरू की, जिसमें 7 दर्पणों की खास डिजाइन है जो बेहतरीन रिजोल्यूशन और प्रकाश संग्रहण क्षमता देती है। ये तीनों परियोजनाएं प्रतियोगी नहीं हैं, बल्कि आकाश के अलग अलग हिस्सों को देखने और अलग अलग और पूरक सवालों के जवाब के लिए बनी हैं, लेकिन सभी फर्स्ट लाइट की दौड़ में शामिल है। अमेरिकी खगोलविदों के लिए यहां थोड़ी जल्दी है। 2020 की एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स डिकेडल सर्वे, जो अमेरिकी रिसर्च फंडिंग के लिए प्राथमिकताएं थी, करदैन ने एक अत्यंत बड़े टेलीस्कोप के विकास को जमीन आधारित खगोल विज्ञान में अमेरिकी नेतृत्व बनाए रखने के लिए बिल्कुल अनिवार्य बताया है। सर्वे ने नेशनल साइंस फाउंडेशन को जीएमटी और टीएमटी दोनों को एकीकृत अमेरिकी एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप कार्यक्रम में शामिल करने की सलाह दी और चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी खगोलविदों को ईएलटी क्लास सुविधाएं नहीं मिली तो वे सिर्फ एक दशक के भीतर यूरोपीय और एशियाई समकक्षों से पीछे रह सकते हैं। इस सब का केंद्र है जायंट मैगेलन टेलीस्कोप, जो $2.5 बिलियन का एक बड़ा दांव है। क्या आप जमीन पर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो अब तक की सबसे उन्नत अंतरिक्ष वेधशाला से भी बेहतर हो? इसे बनाने की जरूरत क्यों है? जायंट मैगेलन टेलीस्कोप जैसे उपकरण बनाने की वजह ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब छोटे उपकरण नहीं दे सकते, और ये इंसानों के सबसे बड़े सवालों में शामिल है। सबसे पहला और सबसे आकर्षक सवाल है, क्या हम अकेले हैं? पिछले 3 दशकों में खगोलविदों ने अन्य तारों की परिक्रमा करते हुए हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं, जिनमें दर्जनों चट्टानी ग्रह भी शामिल हैं, जिसे तथाकथित रहने योग्य क्षेत्र कहा जाता है, जहां सैद्धांतिक रूप से तरल पानी मौजूद हो सकता है। लेकिन किसी ग्रह की खोज करना और वास्तव में उसका विश्लेषण करना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। यह पता लगाने के लिए कि कोई दूरस्थ पृथ्वी जैसी दुनिया का अपना वायुमंडल है या नहीं, क्या उस वायुमंडल में जलवाष्प और ऑक्सीजन या मीथेन मौजूद है या नहीं, क्या उसमें ऐसे रासायनिक संकेत हैं जो जीवन का संकेत दे सके। इसके लिए असाधारण रेजोल्यूशन और तेज प्रकाश संग्रहण वाली दूरबीन चाहिए। आपको छोटे ग्रह की हल्की चमक को उसके तारे की तेज रोशनी से अलग करना होता है, फिर फोटोनों की धारा को विस्तृत स्पेक्ट्रम में फैलाकर उसमें अलग अलग अणु दिखाने होते हैं। विज्ञान कमाल है। वर्तमान उपकरण बड़े गर्म गैस जायंट्स के लिए यह कर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के आकार के किसी ग्रह के लिए जो सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा कर रहा हो, इसके लिए 20 मीटर या उससे भी बड़ा दर्पण चाहिए। दूसरा, ब्रह्मांडीय उत्पत्ति का सवाल है। जेम्स वेब ने ब्रह्मांड के इतिहास की प्रारंभिक अवस्था में बनी चमकीली आकाशगंगाएं खोज ली हैं, जो डीप फील्ड इमेज में छोटे लाल बिंदुओं जैसे दिखती हैं। वेब की अवलोकन जितने सवाल सुलझाती हैं, उतने ही नए सवाल भी उठाती हैं, जैसे ये आकाशगंगाएं इतनी जल्दी कैसे बनी और पहले तारे कैसे थे? हमारे रासायनिक तत्व पूरे ब्रह्मांड में कैसे फैले? इन खोजों के लिए जरूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी सिर्फ जमीन आधारित विशाल दूरबीन से ही संभव है, जो प्राचीन आकाशगंगाओं की रोशनी को बारीकी से बांटकर तारों गैस की गति और रासायनिक संरचना माप सकती है। साथ ही डार्क यूनिवर्स भी है। हम जानते हैं कि तारे, ग्रह और हम जिससे बने हैं, वह ब्रह्मांड की कुल द्रव्यमान ऊर्जा का सिर्फ 5% है। बाकी हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का है, जो अदृश्य है और ब्रह्मांड की संरचनाओं को बड़े पैमाने पर आकार देती है। डार्क मैटर के वितरण का मानचित्रण करना, यह समझना कि यह आकाशगंगाओं के चारों ओर कैसे इकट्ठा होता है, यह जांचना कि क्या हमारे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत इन चरम परिस्थितियों में सही है, यह सब बहुत सटीकता की मांग करता है। आसमान के बड़े हिस्सों में फैली लाखों वस्तुओं का मापन, जिसमें विशाल प्रकाश संग्रहण क्षेत्र और उन्नत मल्टी ऑन ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ की जरूरत होती है, जो सैकड़ों लक्ष्यों का एक साथ अवलोकन कर सकते हैं। इन सवालों ने 90 और 2000 के दशक में खगोलविदों को एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप्स पर गंभीरता से विचार करने को प्रेरित किया। रोजर एंजेल यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के खगोल शास्त्री और ऑप्टिकल वैज्ञानिक थे,
जिन्होंने बड़े टेलीस्कोप दर्पणों की नई तकनीक विकसित की। घूमने वाली भट्टी और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर से वजन कम हुआ, मजबूती बरकरार रही। रोजर एंजल के काम से रिचर्ड एफ कर्रास मिरर लैब बनी, जिससे पारंपरिक तरीकों से बड़े दर्पण बन सके। उनके नवाचारों ने जायंट मैगेलन टेलीस्कोप की अनोखी डिजाइन की नींव रखी। 2000 के दशक के मध्य में कई शोध संस्थानों जैसे कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस, हार्वर्ड, स्मिथसोनियन, MIT और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों ने GMT की योजनाएं औपचारिक की। इसे पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली वेधशालाओं में से एक बनने के उद्देश्य से फंड और निर्माण किया गया। GMT की मुख्य वैज्ञानिक रेबेका बर्नस्टीन ने इसके मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताया। इसका उद्देश्य अन्य पृथ्वियों की खोज और उनमें जीवन की संभावना तय करना है। कोई बड़ी बात नहीं, वह परफेक्ट पहाड़ लास कैंपानास। अगर आप पृथ्वी पर सबसे संवेदनशील ऑप्टिकल उपकरणों में से एक बनाना चाहते हैं, तो इसे ऐसी जगह रखना होगा जहां वायुमंडल न के बराबर हो। खगोलविदों के लिए इसका अर्थ है ऊंचाई और सूखी जगह चुनना। जायंट मैगेलन टेलीस्कोप लास कैंपानास वेधशाला में बना है। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में समुद्र तल से लगभग 2560 मीटर ऊंचाई पर और प्रशांत तट से 100 किलोमीटर अंदर। अटाकामा धरती की सबसे सूखी जगहों में है, जिसके कुछ हिस्से वैज्ञानिक शोध और फिल्मों में मंगल ग्रह के विकल्प बनते हैं। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि खगोलविदों के लिए लास कैंपानास के ऊपर की हवा असाधारण रूप से स्थिर है और उसमें बहुत कम जलवाष्प होता है, जिसका मतलब है और भी शार्प इमेजेस और अवरक्त प्रकाश के प्रति बेहतर संवेदनशीलता। यह वेधशाला साल में 300 से भी ज्यादा रातों तक साफ आसमान का रहता है और दुनिया के किसी भी बड़े टेलीस्कोप स्थल में से सबसे बेहतरीन सीइंग कंडीशंस, जो वायुमंडलीय स्थिरता के लिए तकनीकी शब्द है, यहां मिलती है। स्थान का महत्व एक और वजह से भी है। इस अक्षांश से GMT को दक्षिणी गोलार्ध के आकाश के वैज्ञानिक रूप से अहम लक्ष्यों का सीधा दृश्य मिलेगा। इसमें मिल्की वे का केंद्र, बड़े छोटे मैगेलेनिक बादल, हमारी गैलेक्सी के नजदीकी उपग्रह और प्रॉक्सिमा सेंटोरी, सूर्य के सबसे करीब तारा, जिसमें एक संभावित रहने योग्य एक्सोप्लैनेट है, शामिल है। दूरबीनें इन वस्तुओं को उतनी अच्छी तरह से नहीं देख सकती, अगर देख भी सकें, जिससे GMT को कुछ खास प्रकार के विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण बढ़त मिलती है। कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस 1960 के दशक से लास कैंपानास में दूरबीनें चला रहा है। GMT परियोजना शुरू होने तक बुनियादी ढांचा और संस्थागत ज्ञान था, लेकिन मौजूदा शिखर उपयुक्त नहीं था। 2012 में इंजीनियरों ने विस्फोटकों का इस्तेमाल करके शिखर को समतल कर दिया, जिससे पहाड़ की चोटी हटा दी गई। दूरबीन और उसके विशाल घूमने वाले एनक्लोजर को समायोजित करने के लिए एक समतल मंच बनाने के लिए। बेशक अटाकामा के फायदे अपनी चुनौतियों के साथ आते हैं। यह दिन और रात के बीच तापमान में जबरदस्त उतार चढ़ाव, तेज हवाएं जो खतरनाक गति तक पहुंच सकती है, और इस भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में हमेशा मौजूद भूकंप का खतरा है। इसका मतलब है कि दूरबीन के पहाड़ी घेरे को ऐसे हालात के लिए तैयार करना होगा जो नाजुक संरचना को नष्ट कर सकते हैं। यह इंजीनियरिंग का चमत्कार है। अब इस दूरबीन के मुख्य भाग यानी शीशों पर बात करें। जायंट मैगेलन टेलीस्कोप में 7 मुख्य शीशे हैं। हर एक का व्यास 8.4 मीटर है। इन्हें फूल की तरह 6 पंखुड़ियों के साथ केंद्र के चारों ओर सुंदर तरीके से लगाया गया है। ये सभी मिलकर 25.4 मीटर का प्रभावी अपर्चर और कुल 368 वर्ग मीटर की प्रकाश संग्रहण क्षेत्रफल बनाते हैं। यही वह चीज है जो इस डिजाइन को खासतौर पर चुनौतीपूर्ण बनाती है। केंद्रीय दर्पण सममित है और सामान्य टेलीस्कोप दर्पण जैसा है, जबकि बाहरी 6 खंड ओर्फेक्सिस कहलाते हैं। ये मूल रूप से एक बहुत बड़े काल्पनिक दर्पण के टुकड़े हैं, जिसका मतलब है कि हर एक में एक असममित वक्रता होती है, जिसे बनाना और जांचना बेहद मुश्किल होता है। इसे बस घुमाकर सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि जांच के लिए कोई आसान सममितीय अक्ष नहीं है। हर बाहरी दर्पण एक अनोखी ऑप्टिकल सतह है, जिसे विशिष्ट जटिल आकार में नैनोमीटर सटीकता से घिसकर चमकाया जाता है। जब आप फुटबॉल मैदान के नीचे कुछ बनाते हैं, जैसा हमने पहले कहा था, रिचर्ड एफ कैरिस मिरर लैब टक्सन में एरिजोना विश्वविद्यालय के एरिजोना स्टेडियम के ईस्ट स्टैंड्स के नीचे स्थित है।
और यह दुनिया की कुछ जगहों में से एक है जहां इतने बड़े दर्पण बनते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 20 टन E6 बोरोसिलिकेट ग्लास इस्तेमाल होता है, जिसे जापान की अहारा कॉरपोरेशन बनाती है। यह कम विस्तार वाला पदार्थ है जो बिना मुड़े तापमान में बदलाव सह सकता है। कांच को घूमती भट्टी में 1165 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है ताकि वह पिघलकर सांचे में बह जाए। जब कांच पिघला होता है तब भट्टी के घूमने से अब केंद्रीय बल उसे किनारों की ओर धकेलता है, जिससे स्वाभाविक रूप से उथला घुमावदार आकार बनता है जो परवलयाकार सतह के करीब होता है। स्पिन कास्टिंग तकनीक से शीशा भट्टी से निकलते ही लगभग सही आकार में आ जाता है, जिससे घिसाई कम करनी पड़ती है। मोल्ड में सिरेमिक कोर का शहद के छत्ते जैसा पैटर्न होता है, जो रोजर एंजल और उनकी टीम का नवाचार है। जब कांच इन कोरों के चारों ओर जम जाता है और बाद में इन्हें हटा दिया जाता है, तो अंदर एक ठोस स्लैब की बजाय शहद के छत्ते जैसी खोखली संरचना वाला शीशा बचता है। इससे वजन काफी कम हो जाता है। हर सेगमेंट का वजन 16-18 टन और एक ठोस डिस्क का वजन करीब 50 टन होता है। ऑप्टिकल सतह की कठोरता बनाए रखने के लिए कास्टिंग के बाद शीशा 6 महीने ठंडा होता है। जल्दी ठंडा करने से शीशे में तनाव आ जाता है, जिससे उसे सटीक पॉलिश करना असंभव हो जाता है। और एक बार ठंडा हो जाने के बाद हर सेगमेंट ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग के चरण में जाता है, जो लगभग 3 से 4 साल तक चलता है। इस दौरान तकनीशियन सतह को धीरे धीरे आवश्यक सटीकता के अनुसार आकार देते हैं। अंतिम चिकनाई यहाँ वाकई हैरान कर देने वाली है। तैयार शीशे की सतह की ऊंचाई गहराई 25 नैनोमीटर से भी कम है। शायद ये आपके लिए खास न हो, पर सुनिए, ये इंसानी बाल की चौड़ाई का 1000वां हिस्सा भी नहीं है। अगर इन शीशों को नॉर्थ अमेरिका जितना बड़ा कर दें, तो सबसे ऊंचा हिस्सा केवल 3 सेंटीमीटर होगा, जो वाकई हैरान करने वाली बात है। पहला GMT शीशा 2005 में ढाला गया था और 2012 में पूरा हुआ था। अगले हिस्से 2013, 2015, 2017, 2021 में ढाले गए और 7वां और अंतिम शीशा 2023 में भट्टी में गया। ये एक लंबा वाक्य है, गहरी सांस लें। हर एक शीशा कई वर्षों की मेहनत का परिणाम है, जिसकी कीमत लगभग $30 मिलियन है। यानी इन्हें संभालते और ले जाते समय जोखिम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा है। जब पहला तैयार शीशा चिली भेजा गया, तो वह ट्रक से ह्यूस्टन के बंदरगाह तक गया, फिर समुद्र के रास्ते दक्षिण अमेरिका के सिरे से होते हुए चिली के तट तक पहुंचा और आखिर में सड़क के रास्ते पहाड़ों तक ले जाया गया। पूरी यात्रा के लिए विशेष ट्रांसपोर्ट फ्रेम बनाए गए थे, जो झटकों और कंपन को सोख सके, और पूरी यात्रा के दौरान टीमों ने क्रेट पर लगे सेंसरों की निगरानी की। अगर एक भी खंड को नुकसान पहुंचता, तो यह परियोजना को कई साल पीछे कर देता। 7 मुख्य दर्पण लगने के बाद भी GMT को वायुमंडलीय हलचल की समस्या रहती है, जिसे हल करने के लिए एक और दर्पण सेट चाहिए। ऐसे दर्पण जो खुद को हर सेकंड 2000 बार फिर से आकार दे सकते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट ही पागलपन है। मैं कहना चाहता हूं, अनुकूली ऑप्टिक्स और द्वितीयक दर्पणों से हम अद्भुत कर सकते हैं। तारों की रोशनी अरबों किलोमीटर सीधी यात्रा कर बिना रुकावट आती है, लेकिन दर्पण तक पहुंचने से पहले आखिरी 100 किलोमीटर में वायुमंडल से गुजरती है, जो सब कुछ बिगाड़ देता है। गर्म और ठंडी हवा के बुलबुले लगातार ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिनका घनत्व थोड़ा थोड़ा अलग होता है, जो रोशनी को अलग अलग दिशाओं में मोड़ देती है। जब तक वो तारों की रोशनी आपके सावधानी से पॉलिश किए गए दर्पण पर पहुंचती है, तब तक वो एक चमकती, हिलती डुलती धुंधली छवि में बदल चुकी होती है। ये अच्छा नहीं है। यहीं पर वो अनुकूली ऑप्टिक्स काम आते हैं, जिनका हमने पहले जिक्र किया था, और ये सच में पूरे टेलीस्कोप की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग में से एक है। GMT 7 सेकेंडरी मिरर सेगमेंट्स का इस्तेमाल करता है, जिनमें से हर एक लगभग 1.1 मीटर चौड़ा है, और इन्हें प्राइमरी मिरर के ऊपर एक संरचना में लगाया जाता है, जिसे सेकेंडरी मिरर असेंबली कहा जाता है। हर एक कांच का बेहद पतला खोल है, सिर्फ 2 मिलीमीटर मोटा, जो एक रेफरेंस बॉडी के सामने लगाई गई है। इनमें करीब 5000 छोटे एक्चुएटर्स होते हैं, जो वॉइस कॉइल्स हैं। ये लाउडस्पीकर की तकनीक से कांच की परत की सतह को सटीकता से आकार देने के लिए धकेलते और खींचते हैं। यह सिस्टम सेंसरों का उपयोग करके आने वाली तारों की रोशनी को मापता है, जो यह पता लगाते हैं कि वायुमंडल द्वारा वेवफ्रंट किस तरह से विकृत हुआ है। फिर उस विकृति को ठीक करने के लिए जरूरी सुधारों की गणना करता है
और फिर एक्चुएटर्स को आदेश देता है कि वे सेकेंडरी मिरर को बिल्कुल सही आकार में मोड़ें ताकि उसकी भरपाई हो सके। और यह प्रक्रिया 1 सेकंड में 2000 बार होती है। दूरबीन अपनी अनुकूली ऑप्टिक्स कई मोड्स में चला सकती है। यह खगोलविदों की जरूरत पर निर्भर करता है। ग्राउंड लेयर अनुकूली ऑप्टिक्स जमीन के पास की टर्बुलेंस सुधार कर चौड़े क्षेत्र में इमेज तेज करता है। नैरो गाइड स्टार मोड लक्ष्य के पास चमकीले तारे को संदर्भ बनाकर उच्च गुणवत्ता सुधार देता है, लेकिन यह केवल आकाश के छोटे हिस्से तक सीमित है। और लेजर टोमोग्राफी मोड ऊपरी वायुमंडल में शक्तिशाली लेजर बीम छोड़ता है ताकि कृत्रिम गाइड स्टार बनाए जा सके, जिससे तब भी अच्छे सुधार मिल सके जब पास में कोई सुविधाजनक चमकीला तारा न हो। हर मोड के अपने फायदे नुकसान है, लेकिन मिलकर ये जीएमटी को विज्ञान के बड़े दायरे को संभालने लायक बनाते हैं। और फिर से यह सब वाकई बहुत ही शानदार है। इस जटिलता का नतीजा वाकई जबरदस्त है। रेजोल्यूशन। एडेप्टिव ऑप्टिक्स से जीएमटी डिफ्रैक्शन लिमिटेड इमेजिंग कर सकता है, जिसमें शार्पनेस लाइट वेव्स की फिजिक्स से तय होती है, न कि वातावरण से। नियर इंफ्रारेड वेवलेंस पर यह करीब 0.01 आर्कस सेकेंड्स होता है। यह हबल से 10 गुना और जेम्स वेब से 4 गुना ज्यादा शार्प है। ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप के लिए यह अविश्वसनीय है, इसलिए जीएमटी वह साइंस कर सकता है जो स्पेस टेलीस्कोप भी नहीं कर सकता। यह एक चलती पहाड़ी जैसा है। आपके पास 7 शीशे हैं, जिनका वजन 17 टन और प्रति शीशा कीमत $30 मिलियन है। इनमें अल्ट्रा पतले सेकेंडरी मिरर भी हैं, जो हर सेकंड हजारों बार मुड़ते हैं। उपकरणों का एक पूरा सेट जो फोटोनों को बेहद सटीकता से कैप्चर करते हैं। तो आप अलग अलग दिशाओं में देखते हुए और पृथ्वी के घूमने के साथ चीजों को ट्रैक करते हुए ये सब कैसे संभालते हैं, और ये सब करते हुए बिना किसी कंपन के, जो आपकी तस्वीरों को धुंधला कर दे और सब कुछ बर्बाद कर दे। इसका जवाब है अब तक के सबसे बड़े और सटीक डिजाइन वाले टेलीस्कोप माउंट्स में से एक। जीएमटी माउंट 39 मीटर ऊंचा है और 22 मीटर चौड़े कंक्रीट मंच पर बना है, जो पहाड़ की चोटी में गहराई तक है। इस संरचना का वजन करीब 2100 टन है। मिरर्स, इंस्ट्रूमेंट्स और सपोर्ट इक्विपमेंट जोड़ने के बाद इतनी भारी चीज को एस्ट्रोनॉमिकल ट्रैकिंग के लिए जरूरी स्मूथनेस के साथ चलाना लगभग नामुमकिन लगता है। माउंट हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग्स पूरी संरचना को दबावयुक्त तेल की पतली परत पर तैराता है, जिससे धातु से धातु संपर्क नहीं होता, स्टिक स्लिप घर्षण और झटका नहीं होता। सिर्फ स्मूथ व लगातार मूवमेंट होती है। जैसे टेलीस्कोप घूमता है, उसका एनक्लोजर भी उतना ही प्रभावशाली होता है। 65 मीटर ऊंचा और 60 मीटर चौड़ा, यह ग्रेगोरियन टेलीस्कोप का अब तक का सबसे बड़ा एनक्लोजर है। वही डिजाइन जो जीएमटी में है। पूरा ढांचा माउंट के साथ घूमता है और करीब 4 मिनट में 360 डिग्री घूम जाता है। इसमें विशाल दरवाजे हैं जो खुलने पर दर्पणों को आसमान के सामने उजागर करते हैं। एनक्लोजर ऑप्टिकल सिस्टम का सक्रिय हिस्सा भी है। इंजीनियरों ने गुंबद के अंदर का वातावरण बाहरी ठंडी रात की हवा जैसा बनाने के लिए तापमान और वायु प्रवाह को सावधानी से नियंत्रित कर इंटरनल एयर टर्बुलेंस कम की है। प्रत्येक प्राइमरी मिरर सेगमेंट अपनी खुद की सपोर्टेड सेल में बैठा होता है, जो एक स्टील संरचना है जिसमें 165 एक्चुएटर्स होते हैं, जो सक्रिय रूप से दर्पण के सटीक आकार को बनाए रखते हैं। जैसे जैसे टेलीस्कोप रात भर अलग अलग कोणों पर झुकता है, अगर ये सपोर्ट्स न हो तो गुरुत्वाकर्षण कांच को उसके हिलने पर विकृत कर देगा, जिससे वह सावधानी पूर्वक आकार जो वर्षों में हासिल किया गया था खराब हो जाएगा। टेलीस्कोप में प्रत्येक दर्पण के लिए सुरक्षात्मक कवर भी हैं, जो अवलोकन शुरू होते ही 2 मिनट से थोड़े अधिक समय में हट सकते हैं। $30 मिलियन की इन सतहों को धूल मलबे से बचाने के लिए ये कवर इस्तेमाल होते हैं। यही चीजें कुछ असामान्य हो जाती हैं। जीएमटी के निर्माण के दौरान इंजीनियरों को प्रक्रियाएं जांचने, रखरखाव अभ्यास करने और डिजाइन समस्याएं पहचानने की जरूरत है, इससे पहले कि असली हार्डवेयर साइट पर आए। इसका समाधान था बॉब, ऑब्जर्वेटरी बिहेवियर का निर्माता, जो पूरी ऑब्जर्वेटरी का फुल स्केल डिजिटल ट्विन है। अनरियल इंजन गेमिंग प्लेटफॉर्म से बना और सेंटीमीटर तक सटीक। इंजीनियर वर्चुअल अवतारों को परिसर के अंदर चला सकते हैं, सिम्युलेटेड ट्रकों और क्रेनों को चला सकते हैं, कोटिंग के लिए शीशे हटाने का अभ्यास कर सकते हैं और सामान्य रूप से किसी भी जटिल ऑपरेशन को बिना किसी जोखिम के वातावरण में चला सकते हैं। एक पत्रकार जो इस प्रोजेक्ट को देखने आए थे,
ने बताया कि उन्होंने गलती से वर्चुअल ट्रक को एनक्लोजर में गिरा दिया। ऐसी गलती आप सिमुलेशन में करना चाहेंगे, न कि असली स्टाफ और महंगे शीशे के साथ। टेलीस्कोप का शीशा चाहे जितना बड़ा या सटीक हो, खुद विज्ञान नहीं करता, बस प्रकाश एकत्र करता है। मुख्य खोजें उन उपकरणों में होती हैं जो फोकल पॉइंट पर प्रकाश को विभाजित, माप, विश्लेषित कर डेटा में बदलते हैं, जिसे खगोल शास्त्री समझ सकते हैं। जीएमटी को जमीन आधारित खगोल शास्त्र के सबसे उन्नत उपकरणों को होस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ग्रेगोरियन ऑप्टिकल डिजाइन एक फोकल स्टेशन बनाती है जहां 10 तक उपकरण लगाए जा सकते हैं जो सीधे या रोबोटिक फाइबर पोजिशनिंग सिस्टम से प्रकाश लेते हैं। जीएमटी पर शुरुआती संचालन के लिए मैनिफेस्ट में 4 मुख्य उपकरण होंगे, 2 दृश्यमान और एक निकट अवरक्त तरंग दैर्ध्य के लिए। इन्हें खास वैज्ञानिक सवालों के हल के लिए बनाया गया है जो अब तक की दूरबीनें नहीं दे सकी। शुरू करते हैं उस उपकरण से जो दूसरी दुनिया में जीवन खोज सकता है। जी-क्लैफ जीएमटी कंसोर्टियम लार्ज अर्थ फाइंडर एक उच्च रिजोल्यूशन ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ है जो ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण तारों की रोशनी में डॉपलर शिफ्ट मापने के लिए बनाया गया है। यह सटीकता दसियों सेंटीमीटर प्रति सेकंड तक है, जो इतनी संवेदनशील है कि यह रहने योग्य क्षेत्र में सूर्य जैसे तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहे पृथ्वी के द्रव्यमान वाले ग्रह द्वारा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण डगमगाहट का पता लगा सकती है। जी-क्लैफ ग्रहों के साथ उनके वायुमंडल का भी विश्लेषण कर सकता है। जब ग्रह तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की थोड़ी सी रोशनी ग्रह के वायुमंडल से होकर जाती है। हम तक पहुंचते हुए वह रोशनी वहां मौजूद अणुओं के अवशोषण संकेतों को अपने साथ ले आती है। जी-क्लैफ को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह उस रोशनी का इतना सूक्ष्म विश्लेषण कर सके कि ऑक्सीजन, जलवाष्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान कर सके। यही गैसों का वह संयोजन है जो जैविक गतिविधि का संकेत दे सकता है। अगर पृथ्वी से कुछ दर्जन प्रकाश वर्ष दूर कोई जीवित दुनिया है तो जी-क्लैफ उसे खोजने वाले पहले यंत्रों में हो सकता है। जी-मैक्स जीएमटी मल्टी ऑन ऑब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल एंड कॉस्मोलॉजिकल स्पेक्ट्रोग्राफ। नाम थोड़ा लंबा है लेकिन इसका तरीका बिल्कुल अलग है। एक तारे को अत्यधिक सटीकता से देखने के बजाय यह अपनी ध्यान शक्ति सैकड़ों लक्ष्यों पर एक साथ फैलाता है और कई आर्क मिनट चौड़े दृश्य क्षेत्र में फैली आकाशगंगाओं से स्पेक्ट्रा कैप्चर करता है। यह सीगीआई इसे सर्वेक्षण कार्य के लिए आदर्श बनाता है, ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना का मानचित्रण करने और दूरस्थ आकाशगंगाओं के रेडशिफ्ट को मापने के लिए। यह पता लगाने के लिए कि ब्रह्मांडीय समय में पदार्थ कैसे एकत्रित होता है और ब्रह्मांड के विस्तार में अरबों वर्षों में आए बदलावों का अध्ययन करके डार्क एनर्जी की प्रकृति की जांच करने के लिए। जी-क्लैफ स्नाइपर राइफल है, जी-मैक्स वाइड एंगल इंफ्रारेड लेंस है और जीएमटी आईएफएस और जीएमटी एनआईआरएस तैनात करेगा। जीएमटी आईएफएस एक इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ है जिसे एडेप्टिव और ऑप्टिक सिस्टम से इनपुट मिलता है और जो नियर इंफ्रारेड बैंड में डिफ्रैक्शन लिमिटेड इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए डिजाइन किया गया है। इंटीग्रल फील्ड का अर्थ है यह आकाश के एक 2 डायमेंशनल हिस्से के हर बिंदु पर स्पेक्ट्रम कैप्चर करता है। यह खगोलविदों को एक ही अवलोकन में वेग और रासायनिक संरचना के विस्तृत नक्शे बनाने देता है। यह सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के आसपास के अराजक परिवेश, पास की आकाशगंगाओं के घने केंद्रों में अलग अलग तारों को देखने और प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क की संरचना विश्लेषण के लिए आदर्श है, जहां नए सौरमंडल बनते हैं। इस बीच जीएमटी एनआईआरएस और भी आगे इंफ्रारेड में जाता है, लगभग 1 से 5 माइक्रोन तक की तरंग दैर्ध्य को उच्च स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन के साथ कवर करता है। यह ब्राउन ड्वार्फ, रेड ड्वार्फ तारों और विशाल एक्सोप्लैनेट्स के ठंडे वायुमंडल के लिए उपयुक्त है। मैनिफेस्ट कोई उपकरण नहीं, बल्कि एक तकनीक है जो अन्य उपकरणों को और शक्तिशाली बनाती है। कल्पना कीजिए, सैकड़ों छोटे रोबोटिक पोजिशनर्स टेलीस्कोप के 20 आर्क मिनट के फील्ड ऑफ व्यू में फैले हुए हैं, जिनमें से हर एक फाइबर ऑप्टिक केबल को किसी खास लक्ष्य पर बिल्कुल सटीकता से निशाना बना सकता है, जैसे आसमान में बिखरे हुए स्ट्रॉ का एक दल, जिसमें हर एक अलग अलग तारे या गैलेक्सी से फोटॉन्स को खींचकर नीचे स्पेक्ट्रोग्राफ्स तक पहुंचाता है। यह सब बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसका फायदा यह है कि जीएमटी एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लक्ष्यों का अवलोकन कर सकता है, जिससे सर्वे साइंस के लिए टेलीस्कोप की कार्यक्षमता काफी बढ़ जाती है। बहुत सारी बातें हो गईं। इसका मतलब क्या है? कल्पना कीजिए,
जीएमटी के शुरुआती वर्षों में ऐसा कोई परिदृश्य हो सकता है। टेस स्पेस टेलीस्कोप ने एक चट्टानी ग्रह खोजा है जो सूर्य जैसे तारे के रहने योग्य क्षेत्र में है, और जेम्स वेब ने वहां वायुमंडल के संकेत ट्रांजिट और ऑब्जर्वेशन में पाए हैं। जीएमटी कई रातों तक जी की क्लेफ को केंद्रित करता है ताकि वायुमंडलीय स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त सिग्नल मिल सके। डेटा में जलवाष्प की अवशोषण रेखाएं दिखती हैं जो सामान्य है, कार्बन डाइऑक्साइड जो अपेक्षित था, लेकिन ऑक्सीजन और मीथेन भी एक साथ पाए गए हैं। ऐसी सांद्रता जिन्हें सिर्फ भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से समझाना कठिन है। यह साबित नहीं करेगा कि वहां जीवन है, लेकिन यह संकेत देता है कि वहां जीवन संभव है। कल्पना करें, जीमैक्स मिल्की वे के चारों ओर घूमती हजारों मंद बौनी आकाशगंगाओं का सर्वेक्षण कर रहा है और डार्क मैटर के वितरण का पता लगाने के लिए तारों की गति माप रहा है। ये छोटी आकाशगंगाएं ब्रह्मांड की सबसे डार्क मैटर प्रधान वस्तुएं हैं, और इनका डार्क मैटर प्रोफाइल यह समझने में मदद करता है कि डार्क मैटर क्या है और कौन सा सिद्धांत सही है। जीएमटी आईएफएस सैजिटेरियस ए, जो हमारी आकाशगंगा के केंद्र के सुपरमैसिव ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहे तारों को देखता है और उनकी कक्षाओं को इतनी सटीकता से ट्रैक करता है कि हम आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की चरम गुरुत्वाकर्षण स्थितियों में भी जांच कर सकते हैं। इन विज्ञान मामलों तक हमारी पहुंच अभी थोड़ी दूर है। जीएमटी के उपकरण उन्हें हमारी पहुंच में लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, और ये JWST से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शीर्षक में था। मुझे पता है हम 33 मिनट हो चुके हैं, या जैसे भी यह खत्म हो, संपादकों, हमें इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि किस मायने में जायंट मैगेलन टेलीस्कोप जेम्स वेब से अधिक शक्तिशाली है। देखिए, JWST का प्राइमरी मिरर 6.5 मीटर चौड़ा है। जीएमटी का प्राइमरी मिरर 25.4 मीटर चौड़ा है, जिससे इसका व्यास लगभग 4 गुना और प्रकाश एकत्र करने का क्षेत्र 10 गुना हो जाता है। निकट अवरक्त ओवरलैपिंग तरंग दैर्ध्य पर जीएमटी 0.01 आर्क सेकंड का डिफ्रैक्शन लिमिटेड रेजोल्यूशन देगा, जबकि JWST का रेजोल्यूशन 0.04 आर्क सेकंड है। सरल शब्दों में, जीएमटी ज्यादा बारीकी से देख सकता है और मंद वस्तुओं से ज्यादा फोटोन जुटा सकता है, खासकर उन वेवबैंड्स में जहां दोनों टेलीस्कोप काम करते हैं। लेकिन सिर्फ आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं बताते। जीएमटी के कुछ फायदे हैं जो इसे खास विज्ञान के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसका एडेप्टिव ऑप्टिक्स सिस्टम विशेष कोरोनाग्राफ्स के साथ मिलकर एक्सोप्लैनेट्स की रोशनी को उनके मेजबान तारों की तेज चमक से अलग करने में सक्षम बनाएगा। यह JWST से भी बेहतर है। इसके अल्ट्रा स्टेबल स्पेक्ट्रोग्राफ्स जैसे जीक्लेफ डॉपलर शिफ्ट्स की सटीक माप कर सकते हैं, जो स्पेस टेलीस्कोप्स नहीं कर सकते। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीन पर स्थित टेलीस्कोप्स को अपग्रेड किया जा सकता है, उनकी मरम्मत की जा सकती है और उनमें नए उपकरण लगाए जा सकते हैं। कई दशकों तक काम करने के दौरान JWST अपने उपकरणों के सेट के साथ ही लॉन्च हुआ था, और वही उसके पास हमेशा रहेगा। जीएमटी तकनीक के बेहतर होने के साथ साथ विकसित होता रहेगा और संभवतः 50 साल या उससे भी ज्यादा समय तक सबसे आगे बना रहेगा। लेकिन JWST निश्चित रूप से ऐसी चीजें करता है जो जीएमटी नहीं कर सकता। वेब 28 माइक्रोन तक की मिड इंफ्रारेड तरंग दैर्ध्य देख सकता है, जो जमीन आधारित टेलीस्कोप से संभव नहीं, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल यह प्रकाश सोख लेता है। अंतरिक्ष का मतलब है कि वहां कोई मौसम नहीं होता, वायुमंडलीय टर्बुलेंस नहीं होती जिसे सुधारना पड़े, और आपके अवलोकनों में कोई दिन का उजाला बाधा नहीं डालता। कुछ वैज्ञानिक मामलों में, खासकर बहुत ठंडी या दूर की वस्तुओं के लिए जो थर्मल इंफ्रारेड में विकिरण करती हैं, UST बेजोड़ असली ताकत साथ मिलकर काम करने से मिलती है। JWST बड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर दिलचस्प उम्मीदवारों और वायुमंडलीय या असामान्य स्पेक्ट्रल संकेतों की पहचान करता है। जीएमटी अपनी बेहतरीन रिजोल्यूशन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक सटीकता से झूमकर आगे की जांच करता है। दूरबीनें कैपेसिटर नहीं है, हमने सिर्फ क्लिक के लिए ऐसा लिखा था। वे एक ऐसी वैज्ञानिक परियोजना में साझेदार हैं जिसे कोई अकेले नहीं कर सकता था। यह शानदार है। पैसा, राजनीति और खत्म करने की दौड़, लेकिन $2.5 अरब का टेलीस्कोप सिर्फ शानदार इंजीनियरिंग से नहीं बन सकता। इसके लिए पैसे की जरूरत होती है, ये तो साफ है। राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए और ऐसे साझेदारों का गठबंधन चाहिए जो संसाधन देने के लिए तैयार हों, वो भी दशकों तक। और इस मामले में जीएमटी की कहानी थोड़ी जटिल हो जाती है।
इस टेलीस्कोप का प्रबंधन जीएमटीओ कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है, जो एक गैर लाभकारी संघ है और वर्तमान में इसमें 16 संस्थापक संस्थान शामिल है। 7 देशों अमेरिका, चिली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इजराइल, दक्षिण कोरिया, ताइवान से। अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, कोरिया एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट और ताइवान का अकेडेमिया सिनिका इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स शामिल है। हर साझेदार टेलीस्कोप चालू होने के बाद ऑब्जर्विंग टाइम में हिस्सेदारी के बदले फंडिंग देता है। अब तक कंसोर्टियम ने करीब $1 बिलियन निवेश किए हैं, जो ग्राउंड बेस्ड खगोलीय केंद्र में सबसे बड़ा निजी निवेश है। कुल अनुमानित लागत $2.5 बिलियन है, जिसका मतलब है कि अभी भी आगे बढ़ने के लिए रास्ता बाकी है। और यहीं पर चीजें राजनीतिक रूप से दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, यह परियोजना फिलहाल लगभग 40% पूरी हो चुकी है। लास कैंपानास में साइट की तैयारी और नींव का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है और यहाँ एक विशाल दूरबीन पहले से ही स्थापित है। माउंट संरचना रॉकफोर्ड, इलिनॉय की इंगरसोल मशीन टूल्स में बन रही है और इसके हिस्से अमेरिका के 36 राज्यों में तैयार हो रहे हैं। बाद में इन्हें असेंबली के लिए चिली भेजा जाएगा। फर्स्ट लाइट, जिसमें 7 में से 4 मुख्य दर्पण लगेंगे, 2030 के दशक की शुरुआत में होगी। जब सभी 7 सेगमेंट अपनी जगह पर लग जाएंगे और उपकरणों का पूरा सेट तैयार हो जाएगा, तभी पूरी तरह से वैज्ञानिक संचालन शुरू होगा। जून 2025 में अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन ने जीएमटी को अंतिम डिजाइन चरण में बढ़ाया, जो संघीय निर्माण फंडिंग की दिशा में अहम प्रशासनिक उपलब्धि है। आमतौर पर एनएसएफ इस चरण को सीधे फंड करता, लेकिन जीएमटीओ संघ ने इन खर्चों को निजी तौर पर वहन करने का फैसला किया, ताकि समय पर दबाव बना रहे और उनकी प्रतिबद्धता दिख सके। आशा है कि भविष्य में एनएसएफ जब प्रमुख निवेशों का निर्णय लेगा तो जीएमटी को फायदा होगा। बात यह है, संयुक्त राज्य अमेरिका की 2 एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप परियोजनाएं हैं, चिली में जीएमटी और हवाई के मोना केआ पर 30 मीटर टेलीस्कोप। 2020 डेकाडल सर्वे ने दोनों का समर्थन एक एकीकृत अमेरिकी बड़े टेलीस्कोप कार्यक्रम के तहत किया था, लेकिन संघीय बजट सीमित है, चाहे वह कितना भी बड़ा हो। कुछ पर्यवेक्षकों को चिंता है कि कांग्रेस शायद केवल एक को ही फंड करे। अगर ऐसा होता है तो जीएमटी और टीएमटी अस्तित्व के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, भले ही उनकी भूमिकाएं पूरक हों। डेकाडर सर्वे ने गलतियों को स्पष्ट किया था। ईएलटी क्लास सुविधाओं की सीधी पहुंच न होने पर अमेरिकी खगोलविद पिछड़ जाएंगे। यूरोप का एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, जो चिली के सेरो आर्माजोन्स में बन रहा 39 मीटर का टेलीस्कोप है, पहली रोशनी पाने की ओर बढ़ रहा है। 2030 के अंत तक, शायद जीएमटी के शुरू होने से कई साल पहले। इसका मतलब है यूरोपीय खगोलविद ईएलटी क्षमताएं पहले पाएंगे, जबकि अमेरिकी शोधकर्ता इंतजार करेंगे। यह परिदृश्य अमेरिकी खगोल विज्ञान जगत में चिंता का कारण बना है। चिली को लाभ मिलेगा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की राजनीति का रुख कुछ भी हो। जीएमटीओ कंसोर्शियम के समझौतों के तहत चिली के खगोलविदों को जीएमटी करीब 10% ऑब्जर्विंग टाइम मिलता है, जो उनके देश के बुनियादी ढांचे, नियामक सहयोग और उत्कृष्ट आसमान तक पहुंच के योगदान को दर्शाता है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 2030 के दशक की शुरुआत में चिली के अटाकामा की पहाड़ी पर 65 मीटर घेरे के दरवाजे खुलेंगे। 7 दर्पण, जिन्हें एरिजोना के फुटबॉल स्टेडियम के नीचे ढाला और बहुत चिकना पॉलिश किया गया है, रात के आसमान की ओर झुकेंगे। शायद यह पहला उपकरण होगा जो किसी और दुनिया में जीवन के संकेतों का पता लगाएगा। शायद यह प्रारंभिक ब्रह्मांड के भौतिकी के रहस्यों को उजागर करेगा। शायद यह कुछ ऐसा खोजेगा जिसकी अभी तक किसी ने कल्पना भी नहीं की है। देखने के लिए धन्यवाद।